व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका सानू भैया। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट नंबर 1, जिसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा। तो चलिए रोल द इंट्रो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। चैप्टर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। जब हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 के इक्वेट कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? If px is a quadratic polynomial, then px is equal to 0 is called a quadratic equation। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2। अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 के इक्वेट कर देता हूं तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती थी? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दो, यानी कि px इज इक्वल टू 0 रख दो। यहां से हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल आ गया तो ये बन गई इक्वेशन। देन दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको a, b, c दिखाई दे रहे होंगे। ये a, b, c क्या होते हैं? ये होते हैं रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर। और एक कंडीशन और होती है, जैसे कि ये हमारा x स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो तभी बनी जब हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो। अगर मान लो ये हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो ये ax स्क्वायर तो जो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा? bx प्लस c। तो हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ है ही नहीं 2, तो हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसलिए एक कंडीशन दी जाती है a नॉट इक्वल टू 0। द जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर बन जाएगी। तो चलिए अब है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने आपको रूट्स भी बताया था। रूट्स क्या होता है? रूट्स, आंसर, सॉल्यूशन, सारी एक ही चीजें। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की उसमें जो ये px है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल है x की टर्म में, अब ये जो x है वेरिएबल है, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई है कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। तो यानी कि जो x की वैल्यू होगी 2, वही उसके क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीरोस, सॉल्यूशन, रूट्स कहलाएंगे। तो वही चीज रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स कैसे निकालते हैं ये भी मैंने निकालना सिखा रखा है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px। अब उस px को अगर 0 के इक्वेट कर दिया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम सोल्व कर देंगे। वहां से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, वो हमारी क्या कहलाएंगी? रूट्स कहलाएंगी या जीरोस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? जीरोस। Let px is equal to 0 be a quadratic equation, then the zeros of a polynomial of px are called the roots of the equation।
यानी कि ये कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसे मैंने 0 के इक्वेट कर दिया तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं अगर उसके क्या निकाल लूं, जीरोस निकाल लूं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, तो उससे हमारे क्या कहलाएंगे, उसके रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे या जीरोस कहलाएंगे। एक और चीज, does x is equal to alpha is a root of px is equal to 0 if and only if p alpha is equal to 0। एक और चीज, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल है px is equal to ax square plus bx plus c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब मान लो x का अल्फा जो है रूट्स है, क्या है? रूट्स है। तो जहां जहां पे पॉलिनोमियल में x है मैं वहां पर अल्फा रख दूं और उसको सोल्व कर दूं। अगर टोटली आंसर मेरा 0 आ जाता है तो वो उसका क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा, वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, वो उसका रूट्स कहलाएगा। ये चेक करने का मेथड है। बाकी इस चैप्टर में स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक स्पेसिफिक फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसलिए इसे यहाँ पढ़ना जरूरी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं, जो रूट्स होते हैं या आंसर्स होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं, वो एक मेथड से नहीं निकाले जाते। एक मेथड तो हमने 9th में भी सीखा था, चैप्टर 2 में भी सीखा था। क्या है वो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। पर इस चैप्टर में कुछ नया क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम नया सीखने वाले हैं एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमसे जो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं हो रहा है, उसके जो है मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें पहले ही पता चल जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। और एक और होता था हमारा, वो होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि इस साल आपका 2023-24 में सिलेबस से कट हो रखा है। तो इसलिए हम उसे इस वीडियोस में नहीं करेंगे, हम अपना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करेंगे और करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूं कि सबसे पहले जनरल फॉर्म की फॉर्म में बना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर है 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आप कह रहे होंगे भैया एग्जाम्पल नंबर 1 क्यों नहीं कराया आपने, एग्जाम्पल नंबर 2 पे सीधे क्यों पहुंच गए? वो इसलिए क्योंकि देखो मेरा मेन मोटिव होता है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, बाकी तो मैं आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा ही देता हूं थ्रू हर वीडियो, एक एक आंसर एग्जाम्पल का भी, एक्सरसाइज का भी, एनसीईआरटी की पूरी। जो कि अब मैं इसमें एग्जाम्पल 2 समझाने का मेन मोटिव ये है कि पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिर उसके बाद तो मैं इक्वेशन को बना करके सोल्व करना सिखा ही दूंगा। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अभी मैंने आपको बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दें। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म क्या होती है? वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो चेक हमें यहाँ पर यही करना है, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर ये है तो यस, और अगर नहीं है तो नो। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब सीधा यहाँ ये देख करके नहीं कह देना है कि भैया x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, या भैया यहाँ पे तो x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। सबसे पहले हमें इसे क्या करना है? सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का, एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और हमारा अब यहां से क्या होगा, ये हमारा प्लस 1 था, यहाँ लिख दिया प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज किया है ये भी लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए x स्क्वायर से तो x स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 2 जा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3।
अब देखिए सबको एक ही तरफ लेकर आ जाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 4x था माइनस का, यहाँ लिख दिया -4x। अब ये प्लस का 2x है, साइड में आके -2x। ये +4 + 1, 4 और 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए 5। ये माइनस का 3 था, साइड में आके +3 = 0, क्योंकि ये 2x भी इधर चला गया, ये -3 भी इधर चला गया, और यहाँ पे क्या बचा 0 बचा। क्या बचा 0 बचा। अब देखिए ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6x। कितना हो गया 6x। 5 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 8, प्लस का 8 = 0। तो देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन पाई है। यस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म थी, तो उसमें सिर्फ ये देखना था क्या x स्क्वायर है या नहीं है। x स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन में है, तो ये जो है द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खाली हमें चेक करना था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर the given equation is quadratic equation। तो ये कैसी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, यहां से x की पावर 1 है, x की पावर 1 है देख के नहीं बताना है, उसको पूरा कंप्लीटली सोल्व करना है। जब सोल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए अब कराता हूं एग्जांपल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो पहले ये x से x मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x हो गया प्लस 8 = यहां पर देखो एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x + 2 x - 2 यानी कि a + b a - b। तो यहां से एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं मैं, a + b a - b, तो इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं, तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 = x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव का, दोनों कट जाएंगे, या ऐसे करते हैं x स्क्वायर ये प्लस का इधर लाके माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये माइनस का 4 था इधर आके प्लस 4 हो गया = 0। अब इससे ये कट गया क्योंकि ये माइनस x स्क्वायर ये प्लस स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो x प्लस 8 और 4 कितना हो गया 12 = 0। अब देखिए क्या यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, therefore the given equation is not a quadratic equation। The given equation is not a quadratic equation। ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्वाड्रेटिक ये हमें जो गिवन इक्वेशन दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो चलिए अब मैं इसका तीसरा और चौथा पार्ट भी आपको करा के दिखा देता हूं। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है देखते ही नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है x की 1 ही है, लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तब भी हमारी हाईएस्ट पावर 1 ही आई। लेकिन यहाँ पे भी x की पावर हाईएस्ट 1 ही है, लेकिन जब इसे सोल्व किया तो हाईएस्ट पावर 2 आ गई। जब हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक होगी। तो चलिए पार्ट 3 को भी देख लेते हैं। जब ये x से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x = x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये x स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको जल्दी आते हैं, ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस का 1 था, साइड में आकर के -1 = 0। 2 में से 1 चला गया तो ये 1 बचा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 = 0। अब क्या देखिए जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। क्या ये है? यस है। भले ही हमारी ये b और c वाली टर्म 0 हो जाए, नो प्रॉब्लम, पर ये 0
नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए, भले ही ऐसे हो x² = 16, तो ये तब भी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is a quadratic equation. Therefore, the given equation is a quadratic equation. तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। समझ में आया आपको? तो चलिए एक फोर्थ वाला और करा देते हैं। फोर्थ में भी यही है सेम, लेकिन अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है। वो क्या है? देखो वो ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? याद है आपको? a³ + b³ + 3a² + 3ab²। यानी कि अगर हमें अपनी मैथ्स को तेज करना है तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये हमारे अलजेब्रिकली फॉर्मूले अलजेब्रा के जो हैं हमारे पॉलिनोमियल में चैप्टर 2 में क्लास 9 में बहुत यूज होते हैं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ये याद रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। a³ x³ हो गया प्लस b³ यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a² यानी कि x² इंटू b प्लस 3ab² यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x³ - 4। तो देखिए x³ प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 × 4 = 8 प्लस 3 × 6x² प्लस 2 × 4 3 = 12x इज इक्वल टू x³ - 4। अब देखिए x³ है, प्लस का साइड में आकर के माइनस, भले ही मैं इसे यहाँ से भी काट सकता हूँ, बाकी इधर ला करके माइनस भी कर सकता हूँ, प्लस 6x² प्लस 12x। ये जो प्लस का 8 था इसको इधर लिख लेता हूँ प्लस 8, क्योंकि ये माइनस का 4 इधर आ गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों से ये आपस में कट गए, क्योंकि ये भी x³ ये भी x³, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और मैं छोटी बना सकता हूँ, 6 कॉमन ले लेता हूँ, x² प्लस 2x x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये 6 जो है मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड में x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए मान लो अगर यहाँ x² नहीं होता, यहाँ क्या होता? x³ होता। अगर ये x³ भी होता तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक कहलाएगा। तो ये भी हमारा हो गया, तो इसे लिख देंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक The given equation is a quadratic equation. The given equation is a quadratic equation. ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। तो यानी कि इसमें मैंने आपको समझा दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वेट कर दे तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारी वो है जनरल फॉर्म वो होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बस एक कंडीशन है वहां पे x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a इज इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल 2 के माध्यम से मैंने आपको चेक करके दिखा दिया कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो अब मैं आपको कराता हूं एग्जाम्पल नंबर 1। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 छोड़ा था कि पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब देखा आपने, यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर 2 थी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 थी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मान लो इस वाले केस में हाईएस्ट पावर 3 रह जाती और ये 2 ना आती तो तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती। अगर 2 से ज्यादा होगी हाईएस्ट पावर या कम होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहलाएगी जब हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। अब करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। हमें कुछ
हमें जो है दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इन्हें हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट किसकी फॉर्म में करना है? चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। तो देखिए इसमें कह रहा है एक लड़का है जॉन, एक लड़की है जीवंती, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। मान लो दो बच्चे हैं, एक के पास, दोनों के पास मिलाकर के 10 रुपए हैं, ठीक है। अब अगर एक के पास 2 रुपए हैं तो दूसरे वाले के पास कितने होंगे? 8 रुपए होंगे। एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि दोनों के पास 10 हैं, तो 10 में से आप 2 को माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएंगे? दूसरे वाले के पास 8 रुपए आ जाएंगे। तो वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे कि जॉन के पास अगर मान लो हमने x मार्बल मान लिए तो जीवंती के पास क्या आ जाएंगे? 45 माइनस x। टोटल में से x को माइनस कर देंगे तो यहाँ से बन जाएगी हमारी एक इक्वेशन। अब देखते हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। अब जॉन के पास हमने क्या माने थे? x। अब उसके पास अगर 5 खो गए हैं तो वो क्या करेंगे हम? माइनस। तो उसका क्या हो जाएगा? x माइनस 5। और जीवंती के पास हमने क्या माने थे? 45 माइनस x। तो उसमें से अगर 5 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 40 माइनस x। अब आगे देखते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। अब उन दोनों के पास जो भी मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। यानी कि जॉन के पास अभी कितने बचे थे? x माइनस 5। जीवंती के पास कितने बचे थे? 40 माइनस 5। अब दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 124 के बराबर आ जाएगा। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब ये चाहते हैं कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे वो फाइंड आउट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव let the number of marble John has x। कितने मान लिए हमने? x मान लिए, ठीक है। and the number of marble जीवंती has। जीवंती के पास कितने हैं? जीवंती के पास है 45 माइनस x। क्यों है? क्योंकि देखो जब दोनों के पास मिला करके 45 थे, हमने जॉन के मान लिए x हैं। अब हमें पता तो है नहीं, इसलिए हमने x माना है। तो जो जीवंती के पास कितने बचेंगे? टोटल में से जो जॉन के पास उसे माइनस कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, अभी इसके पास दोनों के पास मिला करके 10 रुपए हैं। अगर इसके पास 2 रुपए हैं तो इसके पास कितने बचे? टोटल में से इसके जो पैसे हैं उसको माइनस कर दो। 10 में से 2 रुपए माइनस करें तो कितने बचे? 8। वैसे ही करना है। अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x। अब कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब क्या लिखेंगे? आफ्टर 5 मार्बल लॉस्ट, या द नंबर ऑफ मार्बल दे हैड आफ्टर 5 मार्बल लॉस्ट। द नंबर ऑफ मार्बल John has after lost 5 मार्बल। जब उसके 5 मार्बल खो गए उसके बाद उसके पास कितने बचे? x माइनस 5। कितने बचे? x माइनस 5। इसी तरीके से जीवंती के पास कितने बचे? द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैज आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल। 5 मार्बल जो है वो खोने के बाद जीवंती के पास बचे 45 माइनस x माइनस 45। अब 45 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 40 माइनस x। अब कह रहा है जो उनके पास मार्बल बचे 5 खोने के बाद वो क्या है आपके? वो हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट। क्या उनका? देयर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई।
प्रोडक्ट किसके बराबर है 124 के। तो जॉन के पास कितने हैं x-5, जीवंती के पास कितने हैं 40 - x, कितने हैं 40 - x इज इक्वल टू 124। क्या ये इतने में रिप्रेजेंट हो गया? नहीं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसे सोल्व करके दिखाना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले देखो x जो है हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा 40 से, तो हो जाएगा 40x, फिर x जो है हमारा x से मल्टीप्लाई होगा -x², फिर हमारा -5 40 से मल्टीप्लाई होगा 4 5 20 तो -200, फिर 5x से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 124। तो देखिए इधर माइनस है तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं, -x² माइनस प्लस माइनस, ये जो है हमारा क्या कहते हैं, ये प्लस का 5x है और ये प्लस का 40 है, तो ये प्लस 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 हो जाएंगे, प्लस का 45x हो जाएगा और माइनस का 200 इज इक्वल टू 1, या इज इक्वल टू नहीं, ये माइनस का 124 है, साइड में आकर के ये प्लस का था, साइड में आकर के ये भी माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी -x² प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 में 0 प्लस किया 4, 0 में 2 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3। अब देखो यहाँ पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट -1 है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी भी x² का कोएफिशिएंट -1 नहीं होगा। भले ही x का या कांस्टेंट टर्म का चल सकता है, लेकिन x² का कोएफिशिएंट कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो हम सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं या उधर भेज देते हैं। ये देखो प्लस का था, इधर जा करके माइनस का था, इक्वल के उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, इक्वल के इधर जाएगा नेगेटिव x इज इक्वल टू, और ये हमारा जो है नेगेटिव था, इक्वल के इधर जाके पॉजिटिव जो है इज इक्वल टू 0। क्या ये रिप्रेजेंट हो गई हमारी सिचुएशन मैथमेटिकली? यस। क्या हो गई हमारी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। तो खाली इन्होंने क्या कहा था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो क्या कर देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड सिचुएशन, दिस इज रिक्वायर्ड सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है जो हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दी। तो क्या इसको अब हम सोल्व भी कर सकते हैं? यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, यानी कि x की वैल्यू निकाल लो वो कितनी आएगी। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का मतलब होता है उसको px को 0 के इक्वल रख दो, px इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल i है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वो दे रखी है x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं x² का कोएफिशिएंट 1 है क्या? यस। अगर 1 है तो खाली हम 3 to 4 का एलसीएम लेंगे, 3 to 4 का एलसीएम लेने के बाद हम कोई दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको प्लस माइनस करके 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके तो वो आएगा ही आएगा। तो चलिए मैं इसको इधर साइड में कर लेता हूँ, 3 to 4। तो सबसे पहले 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 से जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा, फिर ये 3 से जाएगा 27 बार में, 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा ये 3 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में। तो यहाँ से बना 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि यहाँ से बन गए हमारे 2 2 4 2 6 पेयर, पर हमें कितने बनाने हैं, 2 पेयर बनाने हैं। तो देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, या ऐसे करते हैं 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 और 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, एक तो हो गया 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और 12 को जोड़ा तो हमारा ये नहीं आएगा, ये आएगा 39 जो कि नहीं है। हमें लाना है 45, हमें क्या लाना है, 45 लाना है। तो चलिए दोबारा से देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 12 आती है 36, 36 और 3 3 ज़ा 9, यस बन गया। तो देखिए क्या बन गया, यहाँ से 2 पेयर बने क्या,
2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, एक बना 36 और एक बना 3 3 जा 9। अब अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो हो जाता है 45। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 45 को मैं लिख सकता हूँ -36x माइनस 9x प्लस 324। अब देखिए यहाँ से ये 36 में से हमारा खाली x कॉमन आएगा, यहाँ बचा x माइनस 36, यहाँ से मैं -9 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा खाली x, यहाँ पे बचेगा -36। और एक चीज़ ये भी बताई है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो कॉमन वाली टर्म है दोनों में सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम आ रही है तो ठीक है, करेक्ट है, अगर ये सेम नहीं आ रही है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब x माइनस 36 को भी कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को जो है हम इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो हमारी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आ गई तुम्हारी -36 था, साइड में जाकर के +36, और एक वैल्यू आ गई x माइनस 9 था, साइड में जाके +9। यानी कि ये पता चल गया कि हमें जॉन के पास हो सकता है 36 मार्बल हो सकता है 9 मार्बल हो। अब दोनों एक्सेप्टेबल क्यों हैं? दोनों एक्सेप्टेबल इसलिए हैं क्योंकि दोनों को मिला करके क्या आ रहा है 45। यानी कि अगर जोहन के पास कितने हैं 36 हैं तो जीवंती के पास होंगे 9, और अगर जोहन के पास 9 है तो जीवंती के पास होंगे 36। तो दोनों ही कंडीशन एक्सेप्टेबल है। तो लिख देंगे if John has 36 marble, then Jivanti has 9 marble। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 9 मार्बल्स हो जाएंगे। और and if John has 9 marbles, then Jivanti has 36 मार्बल। दोनों ही कंडीशन एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और मार्बल्स हमेशा पॉजिटिव में ही आएंगे, ना तो ये फ्रैक्शन में आएंगे और ना ही ये किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। तो यहाँ से दो कंडीशन आई, एक x की वैल्यू 36, एक x की वैल्यू 9। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे, और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 1 भी हो चुका है। इन्होंने खाली रिप्रेजेंटेशन कहा था, मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। तो चलते हैं अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा हमें, A cottage industry produce a certain number of toys in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बना रही है एक दिन में, जिसकी जो कॉस्ट है वो रुपीज में पाई गई है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यानी कि एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो ये है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। 55 माइनस जितने हमने एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस किए हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे, और पूरे एक दिन की जो कॉस्ट है वो है 750। What would like to find out the number of toys produced on that day। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में पूछा भी जाता है, तो इस पे लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू कराते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जो है, इन्होंने क्या कहा है, what would be the like to find out the number of toys produced in a day। इसी को ही क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जो चीज हमसे पूछी है, हमारा तो एक ही तरीका है, जो चीज हमसे पूछेगा हम पहले भैया उसे ही मानेंगे। let the number of toys produced in a day produced on that day be x, on that day be x, या produced in a day। let the number of toys produced on a day, let the number of toys produced in a day be x। एक दिन में कितने टॉयज बना रहे हैं, x मान लिया हमने। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। देखो यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू, क्या कॉस्ट पाई गई हमारी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी कि 55 माइनस, और एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो एक टॉय की जो कॉस्ट आ गई वो क्या आ गई 55 माइनस x आ गई हमारी। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक दिन का यानी कि जितने भी टॉयज बन रहे हैं एक दिन का, उन सभी टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है 750 है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक पेन है, एक दिन में बन रहे हैं मान लो 20 पेन बन रहे हैं और एक पेन जो है वो 2 रुपए का है, तो 20 दूनी 40, एक दिन की जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, वो 40 रुपए हो गई। तो ऐसे ही हमें करना है कि कॉस्ट ऑफ दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे रखी है हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे इज इक्वल टू 750, और एक दिन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, यानी कि एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉय बन रहे हैं उसको एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, वहां से आपका आ जाएगा एक दिन के टॉय, जितने भी टॉयज बन रहे हैं सारे टॉयज की कॉस्ट। अब सबसे पहले x को जब 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 55x, और जब ये x से x को करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस आ गया, इज इक्वल टू 750। अब देखिए मैंने कहा था कभी भी x स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये 55 है इसको भी उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये तो पहले से पॉजिटिव है, तो ये 750 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो इसे लिखेंगे दिस इज अ रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, या दिस इज अ रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, या दिस इज अ रिक्वायर्ड सिचुएशन, दिस इज अ रिक्वायर्ड सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को जो सॉल्व करेंगे वो कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे अभी हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं किससे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, क्योंकि हमने वही अभी सीख रखा है। तो चलिए सॉल्व भी करके दिखा देता हूं आपको जल्दी। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो ये जो c है 750 इसका ले लेंगे एलसीएम। जब 750 का एलसीएम लेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 से जाएगा ये कितने बार में, 2 3 जा 6, 2 5 जा 15 और 0 का 0, यानी कि 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब ये हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये हमारा 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा 25 बार में, ये 5 से जाएगा 5 बार में, फिर ये 5 से जाएगा 1 बार में। अब देखिए यहाँ से बन गया 2 3 5 5 5। अब हमें यहाँ पे 2 पेयर बनाने हैं, और जबकि यहाँ पे पेयर कितने बन गए, 5 बन गए। अब इनको देखते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके कि हमारा 55 कब आता है। 5 5 25, 3 2 6, 6 5 30 और 25। तो देखिए बन गए हमारे दोनों पेयर। सबसे पहला बना 2 3 6 5 30 और 5 5 25। तो 25 और 30 को प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 55, जो कि हमारा है। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो हमारे फैक्टर बने इनको x की टर्म में, क्योंकि x को ही तो स्प्लिट कर रहे हैं, तो x की टर्म में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से दोनों में जो कॉमन है वो है x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ से x कॉमन चला गया, यहाँ बचा 30, और यहाँ दोनों में कॉमन है -25। तो -25 को बाहर ले लिया,
इधर बचा x, इधर बचा माइनस का 30। और एक और चीज़ दोबारा से बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि हमें देखना है कि हमारा करेक्ट हो रहा है या नहीं। तो हमने जो दोनों कॉमन निकाले हैं ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं तो हमारा ये जो है फैक्टर बना है ये करेक्ट है बिल्कुल। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट है, भले वो साइन से हो या किसी भी चीज़ से हो, साइन भी सेम आने चाहिए। अब देखो दोनों में x माइनस 30 कॉमन है, तो मैंने x माइनस 30 कॉमन ले लिया दोनों का। इधर बचा खाली x, इधर आ गया माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब मैं दोनों को 0 के इक्वेट कर दूंगा तो हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई हमारी, पहले वाले से माइनस 30 था, उधर जाके x की वैल्यू आ गई 30, और दूसरे वाले से x की वैल्यू आ गई माइनस 25 था, साइड जाके 25। तो एक वैल्यू आ गई हमारी x की 30, दूसरी वैल्यू आ गई हमारी x की 25। तो यानी कि ये पता चल गया कि एक दिन में जो नंबर ऑफ हमारे क्या कहते हैं टॉय बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 30। अगर वो क्या बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं। तो देखते हैं, अगर वो 30 बन रहे हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वो दूसरी वाली 55 माइनस 30। 55 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो हमारी जो कॉस्ट होगी एक टॉय की वो होगी 25 रुपीज़। अगर मान लो एक दिन में 25 टॉय बन रहे हैं तो एक टॉय की कीमत होगी 30 रुपये। तो दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि दोनों का सम 55 के बराबर है। अगर उससे ज़्यादा होता तो वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता। तो यहाँ पे फिर इसी की तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि if the number of toys produced in a day, if the number of toys produced in a day is equal to produced in a day is the number of toys produced in a day is 30, then their cost, then the cost of each toy is ₹25, क्योंकि 55 माइनस 30 इज इक्वल टू 25। अगर हमारा एक दिन में 30 टॉय बन रहे हैं तो एक टॉय की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। if the number of toys produced in a day, the number of toys produced in a day is 25। अगर एक दिन में मान लो 25 टॉय बन रहे हैं तो एक टॉय की कीमत क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 30 रुपीज। देन द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, इज ₹30। तो एक टॉय की कीमत क्या हो जाएगी फिर हमारी 30। तो दोनों ही आंसर हमारे एक्सेप्टेबल है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 के 9 पार्ट करा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल 1 के दोनों पार्ट और एग्जाम्पल 2 के चारों पार्ट। और आशा करता हूं कि चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान लो आपको इसमें अभी भी कोई परेशानी है या कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए अब मैं आपके लिए लेके आऊंगा अगला पार्ट जिसमें मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 4.1। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।